सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार। क्या हाल है? हाल बहुत अच्छे हैं। देखिए ना, हम मना रहे हैं महिला सप्ताह। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और हम इसे सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं। हर क्षेत्र में आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, ऊंचे शिखर पर पहुंच रही हैं, उड़ानें भर रही हैं। हाँ, ये तो है। ऐसी ही ऊंचे उड़ान भरने वाली एक हमारी बेटी है जिसका नाम है तनुष्का सिंह। बताइए, ये देश की बेटी हैं जो बहुत ऊंची उड़ रही हैं और इनका नाम भाई इस समय सब जगह छाया हुआ है, तनुष्का सिंह का। और पूरे देश के लिए बड़े गौरव की बात है ये कि उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी हैं। तनुष्का सिंह फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है, इसलिए ये खास है जगुआर फाइटर जेट की। और देश का गौरव बढ़ाने वाली ये जो बेटी हैं तनुष्का सिंह, इनको विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देते हैं इस बात के लिए। और तमाम क्षेत्र में जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उनको हम सलाम करते हैं और सबके लिए शुभकामनाएं करते हैं कि आपने जो भी क्षेत्र चुना है, जो भी जगह चुनी है, उसमें आप अपना मेहनत लगाइए, अपना श्रम लगाइए। देखिए, आपको एक दिन कामयाबी जरूर बिल्कुल मिलेगी। अगर आपने जागती आंखों से ऐसा कोई सपना देखा है, ऊंची उड़ान भरनी है, तो उसके लिए उतनी ही मेहनत जरूरी है। अपने पंखों को मजबूती देना है अगर आपको, तो वो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अपने कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी पड़ती है। हमारे वो श्रोता चंचल जी, सखी विशेष के अंतर्गत भी तो एक ऐसी ही महिला के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने इतिहास रचा है। वो है अवनी लेखरा, जो निशानेबाजी के क्षेत्र में उन्होंने नाम रोशन किया। तो इनके बारे में हम जानकारी देंगे और बहुत संघर्षरत रहा है इनका जीवन भी। विस्तार से बात होगी जब बात करेंगे इनके बारे में। आज 3 मार्च है तो विश्व वन्य जीव दिवस भी हम मना रहे हैं, इसके बारे में भी बात होगी। और भाई शौक, ये बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि जब हम शौक से कुछ चीज करते हैं, अपने मन से किसी चीज को करते हैं, कोई भी काम है या अपने शौक को पूरा करना है, वो हमें एक अलग ऊर्जा से भर देता है। बिल्कुल सही बात है। तो अपने शौक का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी मैकेनिकल लाइफ में, मैकेनिकल जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने क्या शौक है। ये याद रखना चाहिए। अब इसी तरह से बहुत सारे लोगों को गाने बजाने का शौक होता है और जिन्हें गाना नहीं आता वो गाना सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो गाना सुनवाते हैं, लेकिन ये भी बता दें पापड़ के किस तरह, कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी और बहुत सारे संदेश आ भी रहे हैं। तो श्रोताओं की टिप्पणियों का इंतजार तो रहेगा पूरे प्रोग्राम तक। फिलहाल श्रोताओं को इंतजार होगा गाने का। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से बंधे
चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। आज है इतने खुश चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। क्यों तुम पर आए दिल में समाए, ये बात क्या है, ये राज क्या है, नजर से नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। चंचल जी, बचपन में जब हम हाथी देखते थे, घोड़े देखते थे, या कोई ऐसे किसी जानवर की कहानी सुनते थे तो डर जाते थे और दूर भगते थे हाथी देखकर। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो लगा कि इनमें कितना प्यार है, इन वन्य प्राणियों में ये प्यार करते हैं। जब हम बड़े होकर उनके करीब गए तो लगा कि नहीं, जब तक इन्हें आप चोट न पहुंचाओ तब तक वो आपका कोई नुकसान नहीं करते हैं। तो आज विश्व वन्य जीव दिवस है, इस मौके पर हम थोड़ी चर्चा कर लें कि थोड़ा वन्य जीवों से प्यार करें। उसके लिए, प्यार के लिए जरूरी है आप जंगलों से प्यार करें। और जंगली जानवर जो हैं उन्हें देखने का असली मजा पिंजरों, यूं तो हम कई बार जाते हैं ना, जू देखने जाते हैं, चिड़ियाघर देखने आते हैं, वहां पिंजरों में जिन्हें रखा जाता है तो जो दुर्लभ प्रजाति के हैं आप देखकर आनंद उठा सकते हैं। लेकिन असली मजा वही है जब आप इन्हें जंगल में विचरण करते हुए देखते हैं। और इसके लिए जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये तभी हो पाएगा ना जब इनका संरक्षण होगा। और सच बताएं चंचल जी, ये बड़ा ही रोमांचक क्षण होता है जब आप बहुत करीब से देखते हैं। हमने तो टाइगर बहुत नजदीक से देखा है। हाँ। जो मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर्स की गाड़ी होती है, उसमें बैठकर, खुली जीप होती है, जीप से हमने देखा एकदम करीब से टाइगर आराम से शाही चाल से चलता हुआ जाता है और वहीं पर एक छोटी सी नदी जैसे पोखर होता है, पोखर में पानी पीता है, पानी पी के लौटता है। बाकायदा हमने वीडियो और फोटो ली तो बड़ा ही रोमांचक पल होता है। लेकिन उनके लिए क्या हमें सोचना चाहिए कि जब हम जाते हैं इस तरह देखने जीव जंतुओं को, वन्य प्राणियों को, तो वहां शोर शराबा करते हैं, पत्थर फेंकते हैं उन पर, तो ये अपने बच्चों को भी समझा के ले जाना चाहिए कि इस तरह से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये बड़ा ही कई बार फिर वन्य प्राणी आक्रामक भी हो सकते हैं, आप पर हमला कर देंगे तो फिर आप कहीं भाग नहीं सकते। आपके साथ जो अधिकारी होते हैं वो पहले से ही आपको इन बातों के सबके निर्देश दे देते हैं। ना ही आपको अपने हाथ पैर बाहर निकालने होते हैं उन गाड़ियों से, ना ही आपको अपना कुछ खाने पीने का सामान बाहर निकालना होता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। लेकिन इन वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए जंगलों को बचाना और इन प्राणियों को बचाना, जो वनस्पतियां हैं जिन पर ये अपना जीवन निर्भर करते हैं, उन्हें बचाना भी हमारे हाथ में है। बिल्कुल। और इन वन्य जीवों और वनस्पतियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए जो इनसे मिलने वाले बहुत सारे फायदे हैं, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। बहुत सी दुर्लभ जीवों की प्रजातियां हैं और कई बहुत चौंकाने वाली बात ये है कि गंभीर रूप से ये प्रजातियां हैं कई सारी जो लुप्त होती जा रही हैं। और इस चीज की गंभीरता को समझते हुए ये दिन मनाने की शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68
छठवें सत्र के प्रस्ताव में 3 मार्च का दिन घोषित करने का निर्णय लिया था और ये प्रस्ताव दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सजगता बढ़ाने और ये दिन मनाने के लिए रखा गया था और 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस अब वन्य जीवों को समर्पित एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। बहुत सारे दुर्लभ वन्य जीव के प्रति संदेश फैलाने, उनके सुरक्षा के तहत भी ये दिन मनाया जाता है। और जब हम कहते हैं ना कि दुर्लभ प्रजातियां हैं, तो दुर्लभ प्रजातियों में या जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, उन्हीं को इस सूची में रखा जाता है जिन पर बहुत ज्यादा संकट आ गया है। और वर्तमान जो अनुमान है उनके अनुसार पूरी दुनिया में जैसे जीवित काले गेंडे हैं, रूस का अमूर तेंदुआ है और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो लुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। ये सूची बहुत लंबी है और इन्हें हमें बचाना है। हर लोग अपनी जरूरत के पूरा करने के लिए वन्य जीवों और जैव विविधता पर आधारित संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि भोजन से लेकर ईंधन, दवाइयां, आवास, कपड़े, हम जंगलों पर ही तो निर्भर हैं। और प्रकृति से मिलने वाले जो भी लाभ हैं, सुंदरता का आनंद लेने के लिए सभी को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर हम सब काम कर रहे हैं। पौधे और पशु की जो भी प्रजातियां हैं, भविष्य के लिए भी ये सुरक्षित रहें, इनका अस्तित्व बना रहे, इसीलिए दिन मना रहे हैं हम। बिल्कुल। और साल 2025 मतलब ये जो मौजूदा साल चल रहा है, ये विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है इस बार, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। ये थीम वन्य जीव संरक्षण के लिए नए वित्तीय समाधानों की खोज और उनके हर हल पर जोर देती है। इस थीम का उद्देश्य है कि जो लोग अपने निजी फायदों के लिए जैव विविधता का नुकसान करते हैं, उन्हें रोका जा सके। साथ ही ये थीम एक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए भी योजना कारगर करने के लिए है। और ये बहुत सारी सभी जानकारियां हमारे श्रोताओं ने भी हम तक पहुंचाई हैं फेसबुक पर संदेश के जरिए। और इस नई दुनिया के वन्य जीवों के लिए सबसे बड़े खतरों पर चर्चा की जाती है इस दिन, जिसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जंगली जानवर और पौधे पृथ्वी पर जीवन के जटिल जाल का अभिन्न अंग है, ममता जी, और वे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं, प्राकृतिक नियमों को भी बनाए रखते हैं, जैव विविधता का समर्थन करते हैं, मानव आजीविका को आधार प्रदान करने वाली आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं और हमारे जो भी विकास के लक्ष्य हैं उनकी उपलब्धि में भी ये योगदान देते हैं। एक गाना सुन लेते हैं, देखते हैं गाना क्या कहता है, फिर और बातें करते हैं। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का
का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। तो हम बात कर रहे थे वन्य जीवों के बारे में। ममता जी, हमारा जीवन जो है पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है और इसलिए ये कहा जा सकता है कि जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए इसमें मौजूद हर चीज का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे अवैध शिकार होते हैं, उन्हें रोकना जरूरी है। अत्यधिक मछली पकड़ना अगर हो रहा है किसी भी समुद्र के अंदर तो उसे भी रोकना बहुत जरूरी है। वनों की कटाई पर रोक लगनी जरूरी है। वन्य जीव संरक्षण एक स्थायी दुनिया बनाने का अभिन्न अंग है। हमें इनके संरक्षण के लिए नए वित्तीय समाधानों का आदान प्रदान और अन्वेषण के लिए एक मंच की जरूरत है जहां ये प्रयास बहुत जरूरी है। बिल्कुल। विश्व वन्यजीव दिवस का उद्देश्य ही है लोगों को प्राकृतिक दुनिया से जोड़ना और हमेशा के लिए जानवरों और पौधों के संरक्षण का ख्याल रखना और इस ओर लोगों को प्रेरित करना भी हमारा उद्देश्य है। सिर्फ जंगल के बारे में, मतलब जंगली वन्य जीवों की बात नहीं, बल्कि आसपास जो वन्य जीव होते हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। तो उनका भी ख्याल रखें। जब आप घर में पौधे रोपते हैं, अपने बालकनी में पौधा लगाते हैं, तो वहां पर साथ में ये भी ध्यान रखें कि वहां चिड़िया आती हैं, प्यासी रहती हैं, भूखी रहती हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा दाना पानी रख दें। बिल्कुल, इन्हें संरक्षित और सुरक्षित करके ही इनको संभाला जा सकता है ममता जी। और ये जो दिन आज हम मना रहे हैं ये हमें प्रेरणा देता है ताकि हम सब भी अपने उत्तरदायित्व को समझें और इस पृथ्वी को बचाने में, प्रकृति को बचाने में अपना अपना योगदान दे सकें। और जीवों को मारे नहीं, उन्हें चोट न पहुंचाए, इसका ख्याल रखें। जी।
ममता जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने देश की एक बेटी की बात की जिसने बहुत ऊंची उड़ान भरी है, और ऐसी ही एक और बेटी की अब हम बात करेंगे जो है अवनी लेखरा, और ये एक भारतीय राइफल शूटर है यानी कि निशानेबाज हैं। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेलों में बैक टू बैक 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और एक इतिहास रच दिया इन्होंने, और ऐसा इतिहास रचने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। तो बधाई देते हैं इन्हें विविध भारती परिवार की ओर से। और अवनी लेखरा का जन्म 8 नवंबर 2001 को हुआ था राजस्थान के जयपुर में। उनके पिता प्रवीण लेखरा प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत है और मां श्वेता भी एक कामकाजी महिला थी। अवनी लेखरा ने शुरुआती शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त की जयपुर की। वहां से पहली बार ही इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक भी जीता था। 2012 का जो साल था ये बहुत मुश्किल रहा अवनी के लिए, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 11 साल की ही थी और उनके पिता जो हैं, क्योंकि जिस तरह की नौकरी में वो हैं तो उनका तबादला यहाँ वहाँ अलग अलग स्थानों पर होता रहता है। और उस समय 2012 की जब हम बात कर रहे हैं, उस समय धौलपुर में उनके पिता कार्यरत थे और पूरा परिवार जयपुर से धौलपुर की यात्रा कर रहा था। एक भयंकर दुर्घटना हुई इनकी कार के साथ, और जिसमें परिवार के जितने भी सदस्य उस कार में मौजूद थे सभी को गंभीर चोटें आईं। और आगे ये बता दें कि इस कार एक्सीडेंट में अवनी को सबसे ज्यादा चोट उनकी रीढ़ की हड्डी पर लगी और इस हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। उनके कमर से नीचे का जो पूरा हिस्सा था वो लकवाग्रस्त हो गया। लेकिन कहा जाता है कि कुछ करने का जज्बा हो तो ये चोट मायने नहीं रखती है, उम्र मायने नहीं रखती है। इस बात को भारत की इस बेटी ने बिल्कुल चरितार्थ किया और किस तरह से आगे बढ़ी, और बताइए जरा आगे। बिल्कुल, जो मुश्किलें उनके सामने आई इस दुर्घटना के बाद में, बहुत मुश्किल चुनौतियां उनके सामने थी, लेकिन इन चुनौतियों के सामने वो रुकी नहीं। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 2 साल तक तो एक कमरे में ही जैसे वो कैद हो गई थी, बहुत छोटी उम्र में, क्योंकि जब बच्चा एक कमरे में ही दुनिया बना लेता है तो जल्दी ही इनके माता पिता ने, ताकि दुनिया से जुड़ी रहे, इनको मोबाइल या लैपटॉप भी दिया, इनके कमरे में ही टीवी लगा दिया। लेकिन एक और इनके जो ट्यूशन टीचर इनको पढ़ाने के लिए कमरे में ही आ जाते थे, कभी अगर मित्र मंडली भी मिलने आ रही है तो वो भी सब कमरे में ही आ गए। लेकिन जब वो कमरा इनकी दुनिया बनने लगा तो माता पिता को भी ये लगा कि इन्हें इस कमरे से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, इस तरह से कुछ नहीं कर पाएंगी। और शुरू के जो 2 साल थे इस दुर्घटना के बाद इन्होंने कमरे में ही रहकर पढ़ाई अपनी पूरी की, लेकिन जब 8वीं कक्षा में आई तो वापस से इनको स्कूल में भेजने का निर्णय इनके माता पिता ने लिया और स्कूल का जो प्रशासन था उसने भी इनको बहुत ज्यादा साथ दिया इनका। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन वो इन चुनौतियों से हार नहीं मानी, इन चुनौतियों के आगे झुकी नहीं, रुकी नहीं। अवनी ने हार नहीं मानी और ऊंचाइयों को हासिल करने के प्रयास में वे लगी रही और अपनी इस कमजोरी को ताकत बना ली, पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन हाँ, इनका पूरा परिवार इस मुहिम में उनके साथ था। सबसे पहले अपने स्कूल के खेलों में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनका हौसला बढ़ने लगा और फिर राज्य स्तर की स्पर्धा से बढ़ती हुई वे राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं तक पहुंची। 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी अवनी ने प्रवेश किया। बिल्कुल, जब वो कमरे में कैद थी तो माता पिता को लगा कि भाई एक खेल ये जरिया हो सकता है कि इन्हें बाहर निकाला जाए, और चूंकि इन्हें बैठकर ही कोई खेल खेलना था तो शूटिंग जो एक निशानेबाजी का जो खेल है वो इनके लिए चुना गया और जिसमें आगे ये बढ़ती गई। 2020 में जो टोक्यो पैरालंपिक खेल हुए उसमें पहली बार भारत ने 19 मेडल जीते थे और ये जो 19 मेडल जीतने वालों की फहरिस्त थी इसमें नाम शामिल था अवनी लेखरा का, जो उस वक्त 19 साल की थी केवल। और इन खेलों में कांस्य पदक भी हासिल किया उन्होंने और स्वर्ण पदक भी जीता, और स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा ओलंपिक्स की वो पहली महिला खिलाड़ी थी। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की बेटी अवनी लेखरा ने एक बार फिर से 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीतकर पूरी दुनिया में देश का और अपना नाम रोशन किया। अवनी ने पैरालंपिक गेम्स में लगातार 2 गोल्ड पदक जीते और ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया। अवनी लेखरा को साल 2021 में भारत खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 में इंडियन वुमेन ऑफ द स्पोर्ट्स इसकी वो विजेता रही। साल 2022 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी उन्हें नवाजा गया। और अवनी
वहीं आगे चलकर भारत को और पदक दिलवाना चाहती हैं। इसके लिए वे लगातार अभ्यास कर रही हैं। अवनी लेखना ने राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा भी पूरी की है और आगे चलकर वो जज बनना चाहती हैं। क्या बात है। तो इनकी जो मुहिम है, इनका जो ख्वाब है, उसके लिए हम शुभकामनाएं कर रहे हैं बहुत सारी, कि इनका ये ख्वाब जरूर पूरा हो जी। और अब एक गाना सुनवा दें। ये गाने की झलक है। हम यहाँ पर ले रहे हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद ये गाना सुनवाएंगे। भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत तुम्हारी याद सताती है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और चंचल जी हमने गाने की झलक सुनवाई थी। अब गाना सुनवा देते हैं। सुनते हैं।
आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। घर फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। चंचल जी, ये गाना आपको कैसा लगा? गाना बहुत अच्छा था भाई। गाना किसे नहीं अच्छे लगते। मुझे लगता है ये तो एक ऐसा शौक है जो हर किसी को होता ही होगा, क्योंकि आपका सारा तनाव है ना गाने सुनने से, या संगीत की किसी भी, सिर्फ गाने नहीं हम कहेंगे, कोई वाद्य यंत्र भी आप सुनते हैं, वाद्य यंत्र का भी आप कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए। संगीत जी, संगीत सुनने से आपका मन हल्का हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है। और संगीत का शौक भला किसे नहीं होगा। साहित्य, संगीत और कला सभी को पसंद होता है, और कुछ लोगों को गाने का भी बहुत शौक होता है। तो शौक कोई भी हो भी उसे जी लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो गई है। ऐसे में अपने शौक को जिंदा रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक मिनट, आप अपने शौक के बारे में मत बताइएगा। हमें लगा कहीं आप अपने शौक के बारे में तो नहीं बता रही, क्योंकि हमें पता है, लेकिन हमारे श्रोताओं के क्या शौक है वो हमें नहीं पता है। तो हम अपने श्रोताओं से पूछते हैं कि उनके क्या शौक है, और ऐसे कौन से शौक है जो पूरा कर पाते हैं, जिसके लिए वक्त निकाल पाते हैं। कौन से ऐसे शौक है जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाते, वक्त नहीं दे पाते, वो आज टिप्पणी में हमें बताएं। बिल्कुल, वो लिख रहे हैं। और जब हम किसी से पूछते हैं ना कि आपके शौक क्या हैं, आप इसके लिए समय कब निकालते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या जवाब देते हैं, भाई हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता। और कितनी अजीब बात है ना कि अपना जो पसंदीदा काम है उसी को करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए उनका शौक टाइम पास का एक जरिया होता है। लेकिन होता यह है कि हमारी व्यस्तताएं इतनी हैं, जिनमें हम इतने उलझ जाते हैं कि शौक को पूरा करने के लिए वक्त निकाल नहीं पाते, और सारे जरूरी काम खत्म करते करते हमारे पास थोड़ा सा समय बचता भी है तो सोशल मीडिया उस वक्त को चुरा लेता है। सही बात है। और शौक हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये हमें वो खुशी देते हैं जो हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं, क्योंकि जब हम अपने शौक पूरे करते हैं, मान लीजिए कभी बहुत तनावग्रस्त हैं, बहुत टेंशन में हैं, या हालात से नाखुश हैं, तो ऐसे में जो आपके पास शौक है, म्यूजिक सुनना, संगीत सुनना, या गाना गुनगुनाना, या लिखना, पढ़ना, नृत्य करना, घूमने जाना, शॉपिंग, जो भी आपके शौक है वो आप करके देखिए, तो आपका तनाव जाहिर है कि हल्का हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे शौक हैं, और सबकी जो हॉबी है या शौक है अलग अलग हो सकती हैं। पढ़ना, लिखना, कोई नई भाषा सीखना, संगीत, वाद्य यंत्र सीखना या बजाना, नृत्य करना, पेंटिंग, फोटोग्राफी, बागबानी, व्यायाम करना, नए नए स्थानों को एक्सप्लोर करना यानी कि यात्रा करना, अपने विचारों को किसी एक जगह पर लिखना, अलग अलग तरह की रेसिपीज ट्राई करना, यानी कि कुकिंग की जिनको रुचि होती है ना वो अलग अलग रेसिपीज ट्राई करते हैं, और प्रकृति के बीच कुछ पल गुजारना, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मतलब तमाम हम लिस्ट लेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। कुल मिला के शौक वही चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी के पल महसूस करवाए। हमारी एक सखी ने भी कुछ इस तरह की बात लिखी है। लिखा है कि जीवन में हम सब कुछ करते हैं पर वही नहीं करते जिससे सबसे पहले करना चाहिए, वो है अपने शौक के लिए वक्त निकालना। बस इसी सोच में दिन निकल जाता है कि फुर्सत मिलेगी तो इत्मीनान से अपने शौक को पूरा करेंगे, लेकिन वो इत्मीनान वाला दिन कभी आ ही नहीं पाता और सारा जीवन यूं ही निकल जाता है। अपने पूरे दिन में एक आध घंटे सिर्फ अपने लिए दीजिए, अपने उस शौक को दो जो आपको करना सबसे ज्यादा प्रिय है। मैं तो सारे दिन काम निपटाकर रोज शाम के करीब 2 घंटे अपने शौक को देती हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मैं उस समय अपनी पसंदीदा किताब पढ़ती हूँ, कुछ कच्चा पक्का लिखने का मन हुआ तो उसी समय लिख भी देती हूँ। मेरे घर में सब जानते हैं कि शाम के ये जो 2-2.5 घंटे हैं वो मेरे हैं और उस वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो भाई ऐसी ही एक बात हमारे एक और श्रोता की तरफ से आई है, जहां चाह वहां राह। अगर हमारी इच्छाएं प्रबल हों तो दिन भर में कुछ समय हम अपने शौक को दे सकते हैं। कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। धीरे धीरे करके हम उस काम को पूरा कर ही लेते हैं जो हमें पसंद होता है। बच्चों की जिम्मेदारियां पूरा करने के बाद थोड़ा सा खालीपन रह गया था, तब मैंने सोचा कि अब मुझे अपने शौक पूरे कर लेने चाहिए और मैं वायलिन क्लास से जुड़ गई। जो कुछ भी थोड़ा सा सीखा था मैंने उसी से जुड़ गई और फिर अब बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई हैं, अब उनको पूरी करने में लगी हूं। जब ये पूरी होंगी तो वायलिन फिर से हाथ में ले लूंगी। चंचल जी, मेरा क्या शौक है पता है आपको? जी, गाना सुनवाना। तो सुनवाइए। सुनवा रहे हैं गाना।
तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। हम तुम पे जो भारी थे वो दिन बीत गए हैं, मतवाली डगर पे जो मिले मीत नए हैं। खुशियों की लहर और छोर दौड़ गई है, हम प्यार करने वालों की दुनिया ही नहीं है, हम प्यार करने वालों की दुनिया ही नहीं है, दुनिया ही नहीं है। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। फिर आज धड़कता हुआ दिल बोल रहा है, फिर से कहीं उड़ जाने को पर खोल रहा है। नगरी जमार मानो कि ये प्रेम नगर है, हर दिल उछल रहा है मोहब्बत का असर है, हर दिल उछल रहा है मोहब्बत का असर है, मोहब्बत का असर है। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। चंचल जी, देखिए हमने श्रोताओं से पूछा कि आपके क्या शौक हैं जो आप पूरा कर पाते हैं, जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाते। हमारे श्रोताओं ने अपने शौक के बारे में लिख दिया, है ना? बिल्कुल भरमार सी लग गई है। और देखिए ना, एक श्रोता ने लिखा, किताबें पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना मेरा शौक है। रात को अच्छी फिल्में देखता हूँ और कभी टाइम निकालकर मोबाइल में कहानियां पढ़ लेता हूँ, और पूरे दिन काम करते करते विविध भारती सुनता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती पर दिन भर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को सुनना और संग संगीत गाना, अपने हंसी मजाक भरी बातों से सभी के साथ हंसना हंसाना और जरूरतमंदों की सहायता करना, ये मेरा शौक है। हमारे एक श्रोता की तरफ से संदेश आया है कि कभी लगता था कि कब मौका मिले तो मैं रात दिन जाग के नई नई लाई हुई किताबें पढूं, वीसीआर पर फिल्में देखूं, और एक ही किताब को खत्म होने में दिन और महीने लग जाते थे। नई फिल्म देवदास को भी मैंने वीसीआर पर 2 दिन में देखकर खत्म किया, लेकिन अब तो समय ही समय है, इसलिए उसका सदुपयोग करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, गाने सुनती हूँ, फिल्में भी देखती हूँ। और एक हमारी सखी लिख रही है कि मुझे वर्ग पहेली भरने का शौक है, जो पता नहीं कैसे रोज हो ही जाता है पूरा, पर कोई दिन इतनी व्यस्तता में बीत जाता है कि उस दिन का पेपर ही मैं नहीं उठा पाती हूँ। रेडियो सुनना, संगीत और कारवां सुनना सब चलता ही रहता है, ये भी हमारा शौक है। सिलाई कढ़ाई वाले शौक को नहीं करती क्योंकि सुई में धागा डालते डालते समय गुजर जाता है। और एक श्रोता ने अंग्रेजी में लिखा है कि मुझे सिंगिंग और प्लेइंग का इंस्ट्रूमेंटल मतलब बजाने का, वाद्य यंत्र बजाने का और गाने का बहुत शौक है, और रिटायरमेंट के बाद संस्कृत और बंगाली सीखना चाहता हूँ।
क्या बात है, क्योंकि अगर आप शौक को पूरा करते हैं, उसके लिए थोड़ा वक्त निकाल लेते हैं, तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, सामाजिक संपर्क बढ़ता है, व्यक्तिगत विकास होता है, नकारात्मक विचारों से भी आपका ध्यान हटता है और सकारात्मक हार्मोन्स जब हमारे शरीर में बढ़ते हैं तो ये एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और क्योंकि तनाव कम होता है तो रात को नींद भी अच्छी आती है। और अगर मान लीजिए किसी की हॉबी है वर्कआउट करना या व्यायाम करना या स्पोर्ट्स में अगर आपका शौक है, रुचि रखते हैं, तो ये ऐसा शौक है जो आपको हमेशा फिट रखेगा। कई लोगों को नई नई भाषाएं सीखने का, गेम्स खेलने का शौक है, तो उनका सामान्य ज्ञान या IQ लेवल ये बहुत तेजी से बढ़ता है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरा शौक है क्रिकेट खेलना और गाना, गजल, शास्त्रीय संगीत सुनना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के गाने सुनने का बहुत शौक है, विविध भारती ये पूरी करती है, और निसर्ग में घूमना ये भी मैं पूरा करता हूँ। एक ने लिखा है पेंटिंग और कुकिंग। सब ने अपने अपने शौक बता डाले हैं और ये किसी ने नहीं बताया कि अपने शौक पूरा नहीं कर पाते हैं कोई, तो क्या होता है। एक ने लिखा है कि जिसे लिखने का शौक हो कलम भी उसकी दीवानी हो जाती है, पढ़ने का शौक हो तो जिंदगी कम पड़ जाती है, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि एक जमाना था जब हम अपने शौक के लिए सिनेमा देखते थे और 1976 तक जब मेरी उम्र 18 बरस थी मैंने 2000 से ज्यादा फिल्में देख डाली थी जो आज तक मेरे नोटबुक में लिखी हुई हैं। और 1976 के बाद मैंने फिल्मों के नाम नोट करने बंद कर दिए और सबसे जो आखिरी फिल्म मैंने नोट की थी सबसे बड़ा रुपया। ऐसी दीवानगी थी फिल्मों के लिए और उस वक्त मनोरंजन के साधन सिनेमा और रेडियो हुआ करते थे। और 1967 से मैंने रेडियो सुनना शुरू किया जब मेरी उम्र 9 बरस की थी और उस वक्त हम लोग रेडियो सिलोन में सवेरे गीत सुनते थे, उसके बाद फिर शाम को भी रेडियो सुनते थे और फिर धीरे धीरे अपने पूरे शौक के बारे में इन्होंने बताया, पूरी लंबी फहरिस्त इन्होंने दी है, तो हमने संक्षेप में इनकी टिप्पणी पर सुनाई। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ममता जी, शौक यानी अपने किसी भी आनंददायक कार्य को करना और प्रबल लालसा, बच्चा हो, जवान हो या कोई बूढ़ा शख्स, शौक पूरा करना भला किसे नहीं सुहाता। जिंदगी की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद फुर्सत के कुछ लम्हे चुराकर जब भी हम अपने शौक को पूरा करने में गुजारते हैं तो मानिए ये पल हमारी उम्र को बढ़ाने में बड़े कारगर साबित होते हैं और मानसिक थकान भी उड़नछू हो जाता है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने शौक के लिए वक्त निकालें, हर रोज हार्ड कॉपी में पुस्तक पढ़ना और विविध भारती सुनने का वक्त निकालते हैं। 59 के होते हुए भी फिटनेस अच्छी है जिससे खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रख पाते हैं। इससे अब तक दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी ये दिल उदास होता है मेरे पास पुस्तक और रेडियो विविध भारती का सहारा होता है। विविध भारती जिंदाबाद। एक बड़ी रोचक सी बात हमारे श्रोता ने लिखी है कि विविध भारती से जुड़ने का शौक तो बचपन से ही है, वक्त निकालकर हर रोज सुनता हूँ, गीतमाला के बाद हल्की सी झपकी लेकर सखी सहेली से जुड़ जाता हूँ। क्या बात है भाई। ये इसी तरह आप अपने सभी शौक को बचाए रखें और जिन्हें जो नहीं निकाल पाते हैं समय, तो निकालने के थोड़े से तरीके अगर आप ध्यान दें तो एक समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बना सकते हैं, फोन का इस्तेमाल थोड़ा कम कर सकते हैं और शौक को नियमित आदत बनाने की कोशिश भी की जा सकती है। शौक को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है आपको, उन लक्ष्य को आप पहले तय करें और कुछ इस आपके शौक से जुड़े हुए लोग हैं तो उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। तो उसमें सुधार कैसे करना है, इन पर थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान दें तो अपने शौक को एक आनंद में आप बदल सकते हैं। और अपने शौक को हमें भी कामयाब होने दीजिए क्योंकि हमें मीठे मेलोडियस गाना सुनवाने का शौक, और बिल्कुल ये आनंद देता ही है। तो लेते हैं ये आनंद, सुनते हैं गाना। दिल को यूं ही बेकरार किया।
गाना सुन रहे थे चंचल जी, पापड़ की बात की जा रही है, हमारे श्रोता पापड़ के बारे में लिख रहे हैं और विषय में भी हमने शामिल किया था। तो मुझे चावल का पापड़ बनाने का तरीका आता है, बता। मुझे भी आता है चावल का पापड़ बनाने का तरीका। मैं बताऊं? तो मैं पहले बता देती हूँ। पहले मैं बताती हूँ। तो एक काम करते हैं, जब हम दोनों नहीं बताते हैं, हमारे श्रोता ने क्या लिखा वो सुनाते हैं। ये बात सही है। तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि पापड़ न खिलाया तो कुछ न खिलाया। कल मैं शादी की पार्टी में गई थी, वहां पर 6-7 तरह के पापड़ रखे हुए थे। भोजन का ये जल बढ़ा देता है, स्वाद बढ़ा देता है, स्वाद की कमी को भी पूरा कर देता है। हमारे परंपराओं में पापड़ खाना और बनाना, इसलिए हर घर में अलग अलग तरह से पापड़ बनाए जाते हैं। अब कहीं मूंग के पापड़ होते हैं, कहीं उड़द के पापड़ होते हैं, तो कहीं चावल के, जो मैं बताने वाली हूँ, साबूदाने के भी होते हैं, आटे के भी होते हैं, सूजी के भी होते हैं, कितनी तरह के पापड़ होते हैं। और भाई पहले एक ज़माने में जब बहुत सारे स्नैक्स बाज़ारों में तैयार नहीं मिलते थे, तो यही एक स्नैक होता था जो स्वाद बढ़ाने के लिए हमेशा, और शाम की चाय के साथ भी चटपटे पापड़ खाने में बड़ा मज़ा आता था। अरे नाचनी के पापड़ भी होते हैं। हाँ, उसकी रेसिपी आप बता दीजिएगा। भाई वो मुझे नहीं आते, मैं तो खुद बाजार से लेकर आती हूँ। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पापड़ हिंदुस्तान के हर घर में दोपहर के खाने में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और अचार, दही के साथ में पापड़ बड़े चाव से खाया जाता है। शाम को चाय के समय भी कुछ लोग पापड़ खाते हैं। बीकानेरी पापड़, मारवाड़ी पापड़, पंजाबी तड़का पापड़ और जाने कितने तरह के पापड़ हैं। और महिला उद्योग से भी जुड़ी हुई, महिलाएं भी इस उद्योग से जुड़ी हुई हैं जिन्हें रोजगार मिल जाता है। बिल्कुल, जो महिला उद्योग से रोजगार से जुड़ी होती हैं, वो जो पापड़ बनाती हैं वो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। आप कभी घर ला के देखिए। उनका एक तरीका और होता है कि एक तो तल कर खाया जाता है, डीप फ्राई करके तेल में, और एक ऐसा है कि जिसको ओवन, माइक्रोवेव में भून के भी खा सकती हैं। उसका तरीका है कि पेपर में, मतलब टिश्यू पेपर या सादे पेपर में लपेट के उसको माइक्रोवेव में भून ले और खाएं तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। एक श्रोता ने लिखा भी है कि पापड़ के प्रकार, आलू के पापड़, साबूदाने के पापड़ बिना तले हुए भी भून कर खाए जाते हैं। तो बताइए अब चावल के पापड़ कैसे बनाने हैं? अच्छा, मतलब मैं बता दूं? जी। देखिए, हमारा जो तरीका होता है वो ऐसे है कि चावल हम पहले धोकर अच्छे से कुकर में बॉईल कर लेते हैं। हाँ। और बॉईल करने के बाद नमक डाल देते हैं और उसे मैश कर लेते हैं। किसी बर्तन से मैश करने के बाद उसकी गोलियां बना लेते हैं और तेल अंदाज से लगाते हैं। फिर जो जिस पर रोटी बनाई जाती है, बेलन और चकला होता है, चकले पर एक पॉलीथीन, जो थिक पॉलीथीन आता है, हाँ, उस पेपर को रखकर, खास तेल लगाने के लिए ही आता है, उसके ऊपर रखकर और दोनों तरफ वो पॉलीथीन रखकर उसको हाथ से दबा देते हैं गोलाई में, तो वो पापड़ तैयार होता है। और जब बन जाता है तो उसको सुखाने के लिए रख देते हैं। और मेरा तरीका तो बिल्कुल अलग है। इसमें चावल के आटे से बनाए जाते हैं, मतलब शॉर्टकट वाला। हाँ, और इसमें रेशियो ऐसा रहेगा कि अगर आपने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है तो 8 से 10 कटोरी चावल लगता है, क्योंकि अलग अलग आटा पानी जितना ऑब्जर्व करता है वो हिसाब से हमें लेना है। और इसको उबालते जाना है। पानी को पहले आप मिला लें ताकि गांठें ना रहें, और फिर थोड़ा सा जब रंग बदलने लगता है तो आपको समझ में आएगा कि चावल का आटा पक चुका है और वो बड़ा पतला रहता है। फिर जो भी आपके पास में दूध की थैली या नमक की थैली हो, उस कोन में उसको भर लीजिए और कोई भी आकार आप दे दीजिए और बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं चावल के आटे के पापड़। क्या बात है। तो दोनों तरह के पापड़ बनाए जाएंगे। फिलहाल गाने की झलक ये। बहार कैसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे, बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई घटा गंगोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे, बहार कैसी होती है। गुस्ताखी मैंने कभी की नहीं, मैं क्या पागल हूँ, नहीं जी नहीं। वैसे तो मैंने कभी पी नहीं, पर मैं ऐसा बेखबर भी नहीं।
मुझसे शराब कैसी होती है। नाम तो अब चंचल जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ कहें, बोली बतियाएं या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।